हेलो गाइस। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप बीपीओ जो होता है बीपीओ में टीम लीडर पोजीशन के लिए या टीम लीडर रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी इस पे आपको कुछ सर्टेन इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू क्लियर करके आप टीम लीडर बन सकते हैं। तो इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे या आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और जो फॉर्मूलेज होते हैं फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बीपीओ क्या होता है? बीपीओ एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर अ कंपनी आउटसोर्स certain on-core business process to a third party service provider to reduce cost को reduce करने के लिए increase efficiency and improve scalability। तो ये सारी चीजें होती हैं। These services can be customer facing like handling calls or back office like data entry और पेरोल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं बीपीओ में। और मेन कैटेगरीज क्या होती हैं? फ्रंट ऑफिस बीपीओ जिस जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है। और इसमें है कस्टमर सर्विस, जैसे कि वॉइस चैट और ईमेल। कस्टमर सर्विस में ये सारी चीजें आती हैं। चैट के थ्रू अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चैट चैट प्रोसेस होता है या वॉइस प्रोसेस या ईमेल प्रोसेस। और टेक्निकल सपोर्ट, टेली सेल्स, लीड जनरेशन, हेल्प डेस्क। और बीपीओ जो बैक ऑफिस बीपीओ होता है उसमें बेसिकली डेटा एंट्री आती है, बिलिंग आती है, इनवॉइसिंग आती है, एचआर पेरोल प्रोसेसिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आईटी सपोर्ट और नॉन कस्टमर फेसिंग, इसमें ये चीजें आती हैं जो आईटी सपोर्ट होती हैं। और इसमें ऑन ऑन शोर देखिए, ऑन शोर होता क्या है? विद इन द सेम कंट्री। लाइक जो बीपीओज होते हैं बीपीओज के टाइप हैं। आपको ये सारी चीजें बेसिक से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बीपीओ क्या होता है, और बीपीओ में फ्रंट ऑफिस क्या होता है, बैक ऑफिस क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। ऑन शोर क्या होता है? विद इन द सेम कंट्री, लाइक टीसीएस इज सर्विंग इंडियन क्लाइंट्स। और नियर शोर नेबरिंग कंट्री में जो करते हैं, यूएस कंपनी आउटसोर्सिंग टू मैक्सिको। ऑफ ऑफ शोर क्या होता है? डिस्टेंस फॉरिन कंट्री, यूएस कंपनी आउटसोर्सिंग इंडिया और फिलीपींस, ये सारी चीजें। और बीपीओ के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? जैसे कि आपको बताया वॉइस प्रोसेस होता है। वॉइस प्रोसेस में कस्टमर केयर, टेक सपोर्ट, कंप्लेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड वॉइस में भी दो चीजें होती हैं, एक तो इनबाउंड इनबाउंड कॉलिंग जो कॉलिंग आ रही है हमें, और दूसरी होती है आउटबाउंड कॉलिंग। आउटबाउंड में क्या क्या आता है? टेली मार्केटिंग आ जाता है, कलेक्शन सर्विस आ जाते हैं। और नॉन वॉइस प्रोसेस जो होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस में आता है हमारा ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, डेटा मैनेजमेंट, कंटेंट मॉडरेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और केपीओज भी होते हैं। केपीओज को बोला जाता है बेसिकली नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एडवांस बीपीओ है एक तरीके से देखा जाए तो। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, एलपीओ इसमें होता है। और फाइनेंशियल एंड मार्केट एनालिसिस इसमें होती हैं। मेडिकल एंड बिलिंग मेडिकल बिलिंग और ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। और आईटी और टेक सपोर्ट भी दिया जाता है, जैसे कि लेवल वन लेवल टू आईटी हेल्प डेस्क होती है, रिमोट ट्रबल शूटिंग करी जाती है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं बीपीओस के अंदर, जो एचआर होते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग आरपीओ। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग होती है इसमें। अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। और इसमें टिपिकल रोल इन अ बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लेवल वन रोल्स जो होती हैं, एंट्री लेवल कस्टमर सपोर्ट एजेंट, चैट एजेंट, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। टीम लेवल टीम लीडर, क्वालिटी एनालिस्ट और एसएमई। एसएमई सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर होता है, जो सब्जेक्ट, जैसे कि आप सपोज एक कंपनी में इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हायर होते हैं। और अगर उस प्रोसेस
आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आप फ्लोर पे आते हैं। फ्लोर पे ओजेटी होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, 15 या 20 दिन का, जितने भी दिन का, डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। तो उस केस में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर होते हैं वो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और क्वालिटी एनालिस्ट बेसिकली जो आप कॉल्स लेते हैं, कॉल्स को ऑडिट करते हैं क्वालिटी एनालिस्ट। और जो मिड लेवल होता है, मिड लेवल में आता है ऑपरेशन मैनेजर, WFM एनालिस्ट, ट्रेनर। सीनियर लेवल में आते हैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, क्लाइंट डिलीवरी मैनेजर और VP। ये सारी चीजें BPOs में होती हैं। जैसे कि कंपनीज जो हैं वो BPO को क्यों अपना प्रोसेस देती हैं, कॉस्ट सेविंग करने के लिए देती हैं, फोकस ऑन कोर बिजनेस, जो उनका कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस में फोकस करने के लिए देती हैं, एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट, अराउंड द चेक सपोर्ट, अराउंड द क्लॉक सपोर्ट, 24x7, जो है 24x7 बिजनेस रन करने के लिए भी देती हैं। फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स, इसके लिए भी दिया जाता है। टॉप इंडस्ट्रीज दैट यूज BPO, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो BPO, कौन कौन से इंडस्ट्रीज BPO को यूज करती हैं, अपना जो बिजनेस है या प्रोसेस है उन्हें हैंड ओवर करती हैं, ताकि ये सारी चीजें बेटर हो सके, कॉस्ट सेविंग्स, फोकस ऑन कोर बिजनेस, जो आपको मैंने चीजें अभी ऊपर बताई। और जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं, टॉप इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, जिसमें कस्टमर सपोर्ट और कलेक्शन का काम होता है। अगर आप देखेंगे या कोई भी जॉब पोर्टल में सर्च करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड, तो कस्टमर सपोर्ट या कलेक्शन का बिजनेस आप, जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर में आ जाता है बिलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें। ई कॉमर्स में आ जाता है ऑर्डर सपोर्ट, रिटर्न प्रोसेसिंग में। और टेलीकॉम में टेक सपोर्ट और कंप्लेंट्स जो होती हैं, अ, उसके लिए आ जाते हैं। और IT सर्विसेज में रिमोट सपोर्ट, मैनेज सर्विसेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो BPO में अगर आप इंटरव्यू देना जाते हैं तो उस केस पे जो बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या पूछा जाता है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज BPO, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अ BPO, what are the strength and weakness, where do you see yourself in 2 to 3 years, are you comfortable working in night shift or weekend। इसमें बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट किया जाता है कि आप नाइट शिफ्ट में या वीकेंड में काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी, कंपनी के बारे में पूछा जाता है। ये बेसिकली ये चीजें क्यों पूछी जाती हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ इसलिए पूछा जाता है ताकि आइस ब्रेकर क्वेश्चन है एक, देखा जाए तो आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। और इसमें BPO के बारे में इसलिए आपसे पूछे जाते हैं ताकि वो जानना चाहते हैं कि आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इंडस्ट्री के रिलेटेड। और आप BPO में क्यों काम करना चाहते हैं, इसके लिए वो मोटिवेशन चेक करते हैं, और फिट है या नहीं है रोल्स के लिए ये चेक करते हैं। वीकनेस और स्ट्रेंथ इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हैं या नहीं है। और आपसे ये इसलिए जाना पूछा जाता है कि 2 से 3 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को। आपका जो करियर है, करियर विजन के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन पूछती हैं HR, या जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो पूछेंगे आपसे। और ये फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के लिए, जैसे कि आपको बताया कि नाइट शिफ्ट में और वीकेंड्स में काम करने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। और लास्ट में ये पूछा जाता है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, कि ये देखने के लिए कि आपने रिसर्च करी है या नहीं करी है, और इंटरेस्ट चेक है या नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ वुड यू हैंडल एन एंग्री और रूड कस्टमर, आप, अगर कस्टमर गुस्से में आ रहा है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कैसी है, वो सारी चीजें आपसे जानने के लिए पूछा जाता है। और कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम यू प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सर्विस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उस केस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम यू प्रोवाइडेड ग्रेट कस्टमर सर्विस। कस्टमर ओरिएंटेशन देखा जाता है इससे।
और हाउ डू यू डील विद द रिपीटेटिव कॉल्स और टास्क। जो रिपीटेटिव कॉल्स हैं, सपोज एक पर्सन या एक कस्टमर आपके पास आ चुका है जिसने आपसे ऑलरेडी बात कर चुका है, तो सेम कस्टमर दोबारा आता है, तो उस केस पे आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। ये इसलिए पूछा जाता है कि आपके पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म को देखा जाता है, इसलिए आपसे ये पूछा जाता है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ईएसटी एंड हाउ डू यू मैनेज इट। मैट्रिक्स आप अवेयर हैं या नहीं है, जो आपके मैट्रिक्स होते हैं, एएसटी, सी सेट, ये सारी चीजें होती हैं। वो मैट्रिक्स जानने के लिए ये आपसे पूछते हैं कि एएसटी को कैसे मेंटेन करोगे। और इसमें देखिए, जो नॉन वॉइस प्रोसेस है, चैट, ईमेल प्रोसेस है, इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ इज चैट सपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम द वॉइस सपोर्ट। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। जो प्रोसेस है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड आप कितने बेटर वे में कर रहे हैं, तो उससे ये चीजें क्वेश्चन पूछी जाती हैं कि जो चैट सपोर्ट है, चैट सपोर्ट वॉइस सपोर्ट से कैसे डिफरेंट है। कैन यू डू मल्टीटास्किंग व्हाइल हैंडलिंग मल्टीपल चैट्स। आपकी इफिशिएंसी टेस्ट की जाती है इसमें। हाउ डू यू इंश्योर द टोन इज फ्रेंडली इन रिटन कम्युनिकेशन। जो बेसिकली हम लिखते हैं, काफी बार हम प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, तो उस केस पे आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स को जानने के लिए भी ये क्वेश्चन किया जाता है। व्हाट आर द सीआरएम प्लेटफॉर्म्स यू हैव यूज्ड। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि आपने कौन कौन से सीआरएम यूज कर रखा है। अगर आप वॉइस में काम करते हैं, वॉइस में काफी मल्टीपल सीआरएम्स होते हैं, जैसे कि आवाया होता है, स्प्रिंकलर होता है, और भी मल्टीपल चीजें होती हैं। और जो चैट होता है, चैट में भी मल्टीपल हो सकते हैं। चैट में आप स्प्रिंकलर भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही में जो आउटलुक है, आउटलुक यूज कर सकते हैं। और भी मल्टीपल सीआरएम्स टूल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से टूल्स आपने यूज कर रखे हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और मेन चीज, जिस पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, जो टीम लीडर है, अगर आप टीम लीडर रोल के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो उस केस में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मेन चीज यहाँ पे देखिए, टीम लीडर अगर आप बनते हैं, या तो आप सेम प्रोसेस में काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया आपको, तो उसके बाद आईजीपी आप भर सकते हैं। जो ऑन और क्या आईजीपी, यस, आईजीपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, आईजीपी। तो आप वो भर सकते हैं, जिससे आप टीम लीडर के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ डू यू हैंडल अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स। आपका जो लीडरशिप स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक्सप्लेन द एट्रिशन एंड हाउ यू कंट्रोल इट। एट्रिशन क्या होता है, एट्रिशन पूछा जाता है, एट्रिशन को कैसे कंट्रोल करोगे। टीम मैनेजमेंट और इंसाइट के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डू यू मैनेज द श्रिंकेज एंड अधेरेंस। श्रिंकेज और अधेरेंस को आप कैसे मैनेज करेंगे। ऑपरेशनल नॉलेज इसमें पूछी जाती है आपसे। व्हाट रिपोर्ट्स डू यू प्रिपेयर ऑन डेली और वीकली बेसिस। जो रिपोर्टिंग स्किल है, रिपोर्टिंग स्किल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम। पीपल मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करते हैं, ये जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और डिस्क्राइब अ टाइम यू हैंडल अ क्राइसिस और द अर्जेंट एस्केलेशन। जैसे कि कोई भी इश्यू आता है, सपोज एम्प्लॉयज के एंड से या कस्टमर के एंड से, तो उस केस पे आप उस क्राइसिस या जो अर्जेंट एस्केलेशन आ रखी है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। बेसिक ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखाता है। और इसमें बीपीओ के अंदर जो आता है वो डब्ल्यू और रिपोर्ट एनालिस्ट भी आते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एफटी एंड हाउ डू यू कैलकुलेट। मैट्रिक्स एक्यूरेसी के लिए आपसे ये पूछा जाता है। और हाउ डू यू फोरकास्ट वर्कलोड। जो वर्कलोड होता है, वर्कलोड को कैसे फोरकास्ट करते हैं, डब्ल्यू नॉलेज होनी जरूरी है इसके लिए। और श्रिंकेज
व्हाट श्रिंकेज डू यू प्लान फॉर 24/7? रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज को कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ डू यू हैंडल द सडन एब्सेंटिज्म? शेड्यूलिंग नॉलेज, अगर कोई सपोज आप टीम लीडर बन जाते हैं और आपके अंडर 10 से 15 एम्प्लॉयज हैं, तो अगर उनमें से काफ़ी जो एम्प्लॉयज हैं वो अनप्लान्ड मार देते हैं या आते नहीं है ऑफिस, तो उस केस में उसको कैसे आप हैंडल करोगे? इस चीज़ों इन चीज़ों को पूछा जाता है। और जो बिहेवियर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड डिसएग्रीमेंट विद अ टीममेट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप कैसे प्रोवाइड कराते हो? और व्हाट डू यू डू इफ यू मेड अ मिस्टेक ऑन अ कॉल? और अगर आप कोई कॉल पे मिस्टेक कर देते हैं तो उस केस पे आप क्या करेंगे? अकाउंटेबिलिटी के पर्पस से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और हाउ डू यू स्टे काम अंडर प्रेशर? स्ट्रेस मैनेजमेंट इससे आपका देखा जाता है। और देखिए जो टिप्स हैं, ये यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। टिप्स टू आंसर इफेक्टिवली, यूज द स्टार मेथड। स्टार मेथड आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। सिचुएशन क्या है? कोई भी सिचुएशन देंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं टास्क, और उसमें क्या एक्शन लेंगे और उस एक्शन से क्या रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, आप जब भी इंटरव्यू देते हैं तो आप क्लियर बोल सकते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आए, और कॉन्फिडेंट साउंड होके आप बोल सकते हैं जिससे लगे कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है। और फॉर द वॉइस रोल, द फ्लुएंसी एंड टोन मैटर्स as much as the answer. Basically, for the voice role, fluency is also matter, like and the tone also matter. अगर आप वॉइस रोल के लिए जा रहे हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, आपको मैंने बताया था वॉइस भी होता है, चैट भी होता है। वॉइस रोल के लिए आपकी फ्लुएंसी और जो टोन होता है, वे ऑफ स्पीकिंग, वो मैटर करती हैं। और फॉर टीएल्स, गिव रियल एग्जांपल विद द मैट्रिक्स और आउटकम्स। और व्हाट इज एट्रीशन, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एट्रीशन क्या होता है? What is attrition in BPO? Basically, attrition refers to the rate at which employee leaves the organization over a specific period, either voluntary resignation or involuntary resignation. Attrition basically क्या होता है, जिस जैसे कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो उस केस को हम एट्रिशन बोलते हैं यहाँ पे। द रेट एट विच द एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। और एट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इंटरनल। ये एट्रिशन के टाइप होते हैं। वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री क्या होता है? एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन बाय देयर ओन। जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो खुद से रिजाइन देके कंपनी छोड़ेंगे। इनवॉलेंट्री में क्या आता है? कस्टमर एंड्स द एम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ, टर्मिनेशन। जो कंपनी है, कंपनी अपने एंड से ही टर्मिनेट कर देती है एम्प्लॉयज को। और इंटरनल में क्या आ जाता है? एम्प्लॉय मूव टू द अनदर डिपार्टमेंट विद इन द सेम कंपनी। अगर जो एम्प्लॉय है दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो इंटरनल के अंदर आ जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है कि आप एट्रिशन को कैसे कैलकुलेट करोगे। एट्रिशन निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है? एट्रिशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग पीरियड। कितने एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने उस स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे जॉब छोड़ी है, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग पीरियड इनटू 100। एट्रिशन का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग पीरियड divided by average employees average number of employees during period into 100। और इससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज जो एम्प्लॉयज हैं, स्टार्टिंग में 100 एम्प्लॉयज आपके पास हैं और एंड में आपके पास बचते हैं 90 एम्प्लॉयज आपके पास बचते हैं। और
जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जॉब छोड़ी है वो 15 एम्प्लॉयज़ हैं सपोज। तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एट्रिशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट ड्यूरिंग पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग लेफ्ट ड्यूरिंग पीरियड। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। एवरेज निकालने के लिए हम जो स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ थे, जैसे कि हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ स्टार्टिंग में थे और एंड में 90 एम्प्लॉयज़ हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 95। तो इसमें हमारे पास द ये देखें द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग पीरियड सपोज हमने यहाँ पे मान रखा था कि 15 लोगों ने छोड़ दिया जॉब, और जो एवरेज निकला, एवरेज हमारा 95 का एवरेज निकला। तो इंटू 100 करेंगे तो ये 15.79% के अराउंड आ जाएगा। तो एट्रिशन का फॉर्मूला ये है, ये पूछा जाता है। और साथ ही में श्रिंकेज क्या है बीपीओ में, श्रिंकेज के रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है। Shrinkage refers to the time for which employees are paid but not available to handle calls or perform their duties. Shrinkage basically क्या होता है कि जैसे आप एम्प्लॉय हो कंपनी में, तो आप लीव्स पे गए हैं या सिक लीव पे गए हैं, तो उस केस पे आपको सैलरी दे रही है कंपनी, लेकिन आप अपना जो ड्यूटी है, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल नहीं है कंपनी में। तो श्रिंकेज refers to the time for which employees are paid but not available to handle calls or perform duties. It includes all time lost ड्यू टू ब्रेक्स। श्रिंकेज के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, श्रिंकेज के अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं, जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग आ जाता है, मीटिंग आ जाती है और एब्सेंटेज में आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप आ नहीं रहे हैं ऑफिस या लीव्स पे हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं और भी चीज़ें आ जाती हैं। श्रिंकेज दो टाइप की होती हैं आपकी बेसिकली। एक तो होता है प्लान्ड श्रिंकेज और दूसरा होता है अनप्लान्ड श्रिंकेज। प्लान्ड श्रिंकेज के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं हमारे, लीव्स। सपोज आप जो लीव्स हैं, लीव्स ले रहे हैं और ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में या मीटिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो ये प्लान्ड श्रिंकेज के अंदर आ जाता है। और अनप्लान्ड श्रिंकेज के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, सिक लीव्स, इमरजेंसी और नो शोज। जैसे कि सिक लीव, आपको पता नहीं है कि आप बीमार कब हो जाओगे, तो ये सिक लीव या जो इमरजेंसी लीव्स होती हैं वो आ जाती हैं। या अगर आप ऑफिस ही नहीं आ रहे हो किसी भी रीजन के कारण, एक्स वाई जी रीजन के कारण ऑफिस नहीं आ रहे हो, तो उस केस में अनप्लैन्ड श्रिंकेज के अंडर ये कैलकुलेट होता है। और जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। श्रिंकेज का फॉर्मूला होता है टोटल नॉन प्रोडक्टिव आवर्स अपॉन टोटल अवेलेबल आवर्स इंटू 100। ये श्रिंकेज का फॉर्मूला है। और श्रिंकेज को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, WFM, जो WFM होती है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, वो कैसे कैलकुलेट करती है, रिक्वायर्ड FTE अपॉन अवेलेबल FTE -1 इंटू 100। ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आप नॉर्मली श्रिंकेज का जो फॉर्मूला है, श्रिंकेज का फॉर्मूला ये बता सकते हैं, टोटल नॉन प्रोडक्टिव आवर्स अपॉन टोटल अवेलेबल आवर्स इनटू 100। ये श्रिंकेज का फॉर्मूला है। और श्रिंकेज सपोज जो टोटल अवेलेबल आवर्स हैं हमारे पास 160 आवर्स हैं एक एम्प्लॉय के लिए या एक एजेंट के लिए एक महीने में। और जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स 160 आवर्स में से 32 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं, इंक्लूडिंग उसमें जैसे कि इंक्लूड कर लेते हैं ब्रेक, लीव्स और अदर चीज़ें जो पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें जो श्रिंकेज का फॉर्मूला है टोटल नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हमारे 32 आवर्स हैं और टोटल अवेलेबल आवर्स हमारे 160 अवेलेबल आवर्स हैं एक महीने में एक एजेंट के लिए। इंटू 100 करेंगे तो ये 20% आ जाता है। और इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ, श्रिंकेज और एट्रिशन में क्या क्या डिफरेंस होता है।
जो डिफरेंस है एट्रिशन वर्सेस श्रिंकेज अगर देखा जाए, डेफिनेशन इसकी आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं एट्रिशन की, एम्प्लॉयज परमानेंटली लीविंग। सपोज जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज कंपनी को परमानेंटली छोड़ के जा रही है, उसकी इस पे एट्रिशन आ जाता है। श्रिंकेज का जो डेफिनेशन है, टाइम टाइम आर टाइम एजेंट्स आर पेड बट नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज और परफॉर्म देयर जॉब्स। इसकी आपको बताया कि एजेंट्स अवेलेबल हैं, जॉब नहीं छोड़ रहे हैं, एजेंट्स अवेलेबल हैं लेकिन उनको पे किया जा रहा है, बट दे आर नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। और जो नेचर है, नेचर एट्रिशन का कैसा नेचर होगा, परमानेंट लॉस इसमें हो रहा है, एम्प्लॉयज क्योंकि छोड़ के जा रहा है कंपनी। और श्रिंकेज में टेम्परेरी एब्सेंस होता है, क्योंकि जैसे ब्रेक लगा के जा रहा है, या सिक लीव्स पे जा रहा है एम्प्लॉय, तो उस अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टाफिंग में, अ, जो एट्रिशन का इम्पैक्ट पड़ता है, रिड्यूस द वर्कफोर्स परमानेंटली। जैसे कि वर्कफोर्स है आपकी, वर्कफोर्स को रिड्यूस कर दे रही है ये परमानेंट परमानेंट, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं, तो वर्कफोर्स में आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है। और श्रिंकेज इफेक्ट्स इन शेड्यूलिंग और फोरकास्टिंग। जो फोरकास्टिंग होती है, सपोज अगर आप इनबाउंड में काम कर रहे हो, तो फोरकास्टिंग अगर आपको क्लाइंट के एंड से मिलती है कि आज इस दिन में आपको 10,000 कॉल उठानी है या 1,000 कॉल उठानी है, तो डिपेंड करता है फोरकास्टिंग किस अकॉर्डिंग होती है। तो फोरकास्टिंग में श्रिंकेज का इम्पैक्ट पड़ता है। और एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी बताया था एग्जाम्पल्स क्या होते हैं एट्रिशन के। एट्रिशन के एग्जाम्पल में आ जाता है रेजिग्नेशन, आ जाता है टर्मिनेशन, आ जाता है। और जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज के अंडर आ जाता है आपका सिक लीव, ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सारी चीजें श्रिंकेज के अंदर आ जाती हैं। और अगर इनके फीचर्स देखा जाए, जो टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम एट्रिशन का, सपोज जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कभी भी कंपनी छोड़ के जा सकता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। तो ये टाइम फ्रेम है एट्रिशन का। और जो श्रिंकेज का टाइम फ्रेम है, श्रिंकेज का टाइम फ्रेम डेली, वीकली या मंथली। तो श्रिंकेज आपको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या वीकली बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे, या मंथली बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और मंथली बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाई बोथ मैटर इन बीपीओ, लाइक व्हाई दीज टू थिंग्स आर मैटर इन बीपीओ, लाइक हाई एट्रिशन। हाई एट्रिशन अगर है तो कॉस्टली हायरिंग हायरिंग होगी, और ट्रेनिंग, क्वालिटी ड्रॉप, ये सारी चीजें। और हाई श्रिंकेज के कारण जो स्टाफिंग शॉर्टफॉल होगा, पुअर सर्विस लेवल पुअर मिलेगी। टिप्स टू रिड्यूस बोथ, जैसे श्रिंकेज और एट्रिशन है, इन चीजों को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी इस पे कैसे कर सकते हैं। ऑफर एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड करियर ग्रोथ। आप जो एम्प्लॉयज हैं, सपोज आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो उस केस पे आपकी टीम लीडर से आपकी बात होती है। और अगर टीम लीडर अच्छा होगा तो टीम लीडर से आपकी जरूर बात होगी कि कंपनी छोड़ के क्यों जाना चाह रहा है भाई, वो आपको रिटेन करने की कोशिश करेगा कि अभी देख तुझे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम तू और करेगा तो उस केस पे तू आईजीपी भर सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग आप भर सकते हो, जिससे तू प्रमोट हो सकता है, तेरे करियर ग्रोथ के ऑप्शंस हैं। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो, अ, जो है इंगेज कर सक जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को इसी अकॉर्डिंग इंगेज किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के ना जाए। करियर ग्रोथ उनसे बोला जाता है। और जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग और रिड्यूस द अननेसेसरी मीटिंग्स। श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए जो अननेसेसरी मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सेशंस हैं, वो हम
ना लें तो श्रिंकेज को रिड्यूस किया जा सकता है। एफटीई क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बताया था जब मैं श्रिंकेज का फॉर्मूला आपको बता रहा था। जब श्रिंकेज का फॉर्मूला डब्ल्यू एफ एम वाले कैलकुलेट करते हैं, वर्कफोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस पे एफटीई क्या होता है, एफटीई फुल टाइम इक्विवेलेंट। FTE stands for full-time equivalent, and it is a unit that measures employees' workload in a way that makes workload comparable across various contexts. Comparable, okay, sorry, ये था full-time equivalent unit that measures employees' workload in a way that makes workload comparable across the various contexts। ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं बेसिकली। अगर आप डब्ल्यू एफ एम में हैं तो डब्ल्यू एफ एम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। और हाउ मैनी फुल टाइम एम्प्लॉयज डू वी नीड और हैव टू मीट द रिक्वायर्ड वर्कलोड। जैसे कितने फुल टाइम एम्प्लॉयज हमें चाहिए कि स्पेसिफिक उस टाइम पे कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है वर्कलोड हैंडल करने के लिए। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 FTE, 1 full-time employee। इसमें इफ योर कंपनी रिक्वायर्स 160 वर्किंग आवर्स इन अ मंथ, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 8 आवर्स इंटू 20 डेज। देन एक FTE जो है फुल टाइम इक्विवेलेंट 160 आवर्स, और 0.5 FTE है आपका 80 आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे से देखा जाए तो 10 एजेंट्स आर वर्किंग फॉर 80 आवर्स इन इन ईच मंथ। सपोज टोटल वर्कलोड टोटल वर्कलोड हमारे पास है 800 आवर्स। एंड FTE, हाउ डू वी कैलकुलेट FTE? Suppose the total hours worked and divided by 1 FTE is equals to 5 FTE। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो FTE है, FTE को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। WFM क्या होता है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि आपको मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, वर्कफोर्स मैनेजमेंट। जो RTM पे बैठे रहते हैं, जो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, आपके रिपोर्ट्स। जो टीम लीडर है, टीम लीडर WFM से भी कोऑर्डिनेट करता है। जैसे किसी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को देखने के लिए या वीकली रिपोर्ट्स को देखने के लिए, लीव्स को देखने के लिए। Basically, WFM refers to the workforce management, a strategy and the set of process used to plan the forecast, schedule, and track the workforce resource efficiently। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, जो WFM है, WFM प्लान करता है, फोरकास्टिंग जो होती है, शेड्यूलिंग जो होती है, ट्रैक द वर्कफोर्स एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। वर्कफोर्स को जो सारी चीज़ें ट्रैक करना, मैनेज करना, ये WFM का काम होता है। ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है कि अगर आप काम कर रहे हैं उस चीज़ पे। मेन फंक्शन क्या होता है WFM के, फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग द कॉल वॉल्यूम्स और वर्कलोड। फोरकास्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपको बताया, फोरकास्ट क्लाइंट की तरफ से आज इतने कॉल आ सकते हैं, जैसे कि 1,000 कॉल आ सकते हैं या 10,000 कॉल आ सकते हैं। कॉल वॉल्यूम और वर्कलोड को प्रिडिक्ट किया जाता है। और स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग डिटर determining how many FTs are required, staffing, scheduling, assigning the shift and rates, real-time management, monitoring live data and adherence। uh, जो रियल टाइम डेटा होती है, कौन शिफ्ट अधेयर कर रहा है, कौन आ नहीं रहा है, ऑफिस कौन नहीं आ रहा है, इसके रिलेटेड भी जो है वो WFM कैलकुलेट करता है। और रिपोर्ट एनालिसिस होती है, मेजरिंग द रिपोर्ट एंड SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जो क्लाइंट के एंड से SLA दिया जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसे भी एनालिसिस किया जाता है। और हाउ FT एंड WFM वर्क टुगेदर।
जो एफटीई है और फुल टाइम इक्विवेलेंट और वर्कफोर्स मैनेजमेंट वो काम कैसे करते हैं? WFM forecast that you will receive 10,000 कॉल नेक्स्ट वीक। सपोज जो WFM है, WFM फोरकास्ट कर रही है कि इस वीक या नेक्स्ट वीक में 10,000 कॉल आ सकती हैं बेस्ड ऑन द एवरेज हैंडल टाइम एंड द श्रिंकेज। WFM calculates you need FTEs, 50 FTEs to manage this volume। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए इतने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, वो उस अकॉर्डिंग आपको बताएगी। देन WFM build the schedule to cover those FTs, factoring in shrinkage, breaks, and etc. They will calculate all the data. On the basis of that, they will prepare a report for WFM forecasting in BPO, like work management। And what is forecasting? फोरकास्टिंग क्या है? जैसे कि आपको बताया था मैंने अभी, फोरकास्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि प्रिडिक्ट करना। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग future call volumes, workload, so that the right number of agents FTs can be scheduled to handle it। बेसिकली देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो टीम लीडर है, टीम लीडर के प्रोसेस के रिलेटेड भी गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ टीम लीडर ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपको पता नहीं होंगी तो उस केस पे आप अ, कैसे मैनेज करोगे? राइट, तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बेसिक टू एडवांस। और व्हाई इट मैटर्स, अंडरस्टाफिंग। फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कॉल वॉल्यूम, वर्कलोड, so that the right number of agent FTs can be scheduled to handle it। Why it matters, understanding the long holds and poor CSAT। जैसे कि जो CSAT है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आपको रेटिंग देता है CSAT, और ओवर स्टाफिंग या वेस्टेज जो बजट है। और इसे आप फोरकास्टिंग का फोरकास्टिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू हिस्टोरिकल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। जैसे कि लास्ट मंथ में वॉल्यूम कितना था? 50,000, 50,000 कॉल्स थी। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 10%। फोरकास्टिंग को कैसे कैलकुलेट करोगे? 50,000 इंटू 1.10, तो 55,000 कॉल्स। और इसमें एडवांस फोरकास्टिंग में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? टाइम डे ऑफ या डे वीक ऑफ ट्रेंड्स, और सीजनैलिटी, लाइक जैसे कि फेस्टिव, कोई फेस्टिव स्पाइक्स हैं या फेस्टिवल हैं। फोरकास्टिंग लॉन्चेस जब प्रॉम्प्ट्स, और एसएलए की जो रिक्वायरमेंट होती है, एसएलए सपोज क्लाइंट आपको देता है कि 80% इन 20 सेकेंड एसएलए। 80%, जैसे कि सपोज एसएलए देखा जाए तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर 90% एसएलए मेट करना है। जो कॉल्स हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर 90% तक का आपको कॉल लेनी है, या आपको कॉल उठवानी है। यही काम होता है WFM वालों का। और जो ये है एफटी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें, वैसे ये इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसे पॉज करके। और इसमें मेन चीज़ जो टूल्स होती हैं, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं फोरकास्टिंग या एफटी प्लानिंग के लिए? टूल्स, एक्सेल, गूगल शीट। एक्सेल और गूगल शीट यूज होता है क्विक कैलकुलेशन और ग्राफ्स के लिए। और नाइस और आईएक्स यूज होता है फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग के लिए। आस्पेक्ट आपका यूज होता है फोरकास्टिंग शेड्यूलिंग के लिए। वेरिएंट आपका यूज होता है WFM सूट इंक्लूडिंग फोरकास्टिंग। वेरिएंट इसलिए भी यूज होता है, वेरिएंट क्वालिटी में भी आ जाता है। जैसे कि आप क्वालिटी के कॉल ऑडिट्स कर रहे हैं, तो आप वेरिएंट के थ्रू भी ऑडिट करते हैं कॉल्स को। जेनेसिस हो गया, ये ओमनी चैनल फोरकास्टिंग होती है, उसके लिए यूज होता है।
पावर बीआई या टेबली हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड्स के लिए बेसिकली ये चीजें होती हैं। समरी टेबल देखी जाए तो कंपोनेंट जो होते हैं और फॉर्मूला लॉजिक जो होता है, फोरकास्ट वॉल्यूम, हिस्टोरिकल वॉल्यूम इनटू वन प्लस ग्रोथ रेट, टोटल वर्कलोड, टोटल वर्कलोड का है फोरकास्टेड कॉल्स इनटू एएसटी, एफटी रिक्वायरमेंट, टोटल वर्कलोड divided by available time per FT with shrinkage, FT requirement divided by 1 minus shrinkage rate। और अगर देखी जाए यहाँ पे जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टीम लीडर की, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट आर द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीम लीडर? So the core responsibilities you can answer in multiple ways, और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि मॉनिटरिंग द टीम परफॉर्मेंस इन केपीआईज एंड मोटिवेट एंड कोच द टीम मेंबर, इंश्योरेंस अदरेंस टू शेड्यूल, रोस्टर मैनेजमेंट जो होती है, और हैंडलिंग एक्सक्लेशन। आप एक्सक्लेशन जो आ रही है क्लाइंट के एंड से या कस्टमर के एंड से, आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। डेली और टाइमली, डेली वीकली रिपोर्टिंग, ये चीजें होती हैं। कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड फीडबैक, जैसे कि आप एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को रिव्यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप फीडबैक आपको प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज को। कोऑर्डिनेट विद क्यूए, जो क्वालिटी वाले होते हैं, क्वालिटी वालों से कोऑर्डिनेट करना आपका काम होता है। क्वालिटी एनालिस्ट, एचआर, डब्ल्यूएफएम, ऑप्स, इन लोगों से आप कोऑर्डिनेट करते हैं। और की मैट्रिक्स एवरी टीएल शुड नो। सो हियर आर द की मैट्रिक्स, जैसे कि आपको बताया था मैंने, एट्रिशन, श्रिंकेज, एएसटी और ऑक्यूपेंसी। एट्रिशन का फॉर्मूला मैंने बताया था। एट्रिशन का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉयज इनटू 100। श्रिंकेज का फॉर्मूला नॉन प्रोडक्टिव आवर्स अपॉन टोटल आवर्स इनटू 100। एएसटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एएसटी कैलकुलेट करने के लिए टॉक टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस आफ्टर कॉल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स। जैसे सपोज आप कोई भी कॉल ले रहे हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम कितनी आपकी है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो टॉक टाइम है, टॉक टाइम कितना है, होल्ड टाइम है, होल्ड टाइम कितना है, और कॉल के बाद जैसे कि आपको कोई भी नोट्स अपडेट करने हैं या कुछ भी अपडेट करना है, उसका आफ्टर कॉल वर्क कितना है, और डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स करेंगे तो आपका ईएसटी निकल जाता है। और ऑक्यूपेंसी निकालने के लिए टोटल हैंडलिंग टाइम डिवाइडेड बाय लॉग्ड इन टाइम इनटू 100, तो ऑक्यूपेंसी आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अधेरेंस, निकालने के लिए एक्चुअल वर्किंग टाइम डिवाइडेड बाय शेड्यूल टाइम इनटू 100। सर्विस लेवल के लिए परसेंटेज ऑफ कॉल आंसर्ड विद इन द थ्रेशोल्ड। जैसे कि आपको बताया कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जो बीपीओ होती है, बीपीओ सपोज कोई भी कंपनी है, जैसे कि कंसंट्रिक्स है, कंसंट्रिक्स ने एक प्रोसेस ले रखा है, कोई भी प्रोसेस, या आईजीटी है, आईजीटी ने एक कोई भी प्रोसेस ले रखा है। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट एक के साथ कंपनी की एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर, जैसे कि 1 घंटे में इनको 90% कॉल आंसर करनी है। अगर 90% सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो ब्रेक होता है तो उस केस पे पेनल्टी पे करनी पड़ती है। काम जो बीपीओ है, बीपीओ को क्लाइंट को पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जो फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर ये भी आ जाता है कि परसेंट ऑफ इश्यू रिजॉल्व इन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सी सेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एवरेज रेटिंग ऑफ सर्विस यूजुअली आउट ऑफ 5। जो सी सेट है, सी सेट कस्टमर रेटिंग आपको देता है कि आपका जो सर्विस है, सर्विस कैसा था, या सर्विस के अकॉर्डिंग भी देता है, कभी कभी आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी आपको रेटिंग देके चले जाते हैं। एनपीएस क्या होता है? नेट प्रमोटर स्कोर, परसेंट प्रमोटर्स और डिक्टेटर्स
फ्रॉम 0 to 10 की स्केल में जो फीडबैक होती है, फीडबैक को कैलकुलेट किया जाता है। और की एंड कॉन्सेप्ट टर्म्स, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखी है। और एफटी कैलकुलेशन, वैसे ये चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे नहीं। अगर आप सपोज कंपनी जो है, कंपनी से ही आईजीपी भर के अगर आप प्रमोट हो रहे हैं तो इतनी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता रखा है कि ये चीज़ें पता होनी भी आपको ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या होती हैं? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कोचिंग एंड मॉनिटरिंग, हैंडलिंग टीम मोटिवेशन एंड मोरल, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, डेली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड में क्या 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 चीज़ें होंगी? जैसे कि आपको डेली परफॉर्मेंस और डैशबोर्ड में आ जाता है EST, सी सेट, लॉग इन आवर्स। और वीकली मंथली टीम समरी आपको निकालनी पड़ेगी। एट्रिशन और श्रिंकेज ट्रैकर, अटेंडेंस एंड अधरेंस ट्रैकर, एक्सक्लेशन रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए एक्सेल आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का यूज़ करके आप देख सकते हैं, और जो आपको फॉर्मूलेज पता है, फॉर्मूलेज भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और जो टूल्स हैं, जो टीम लीडर को टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्सेल के जो फॉर्मूलेज हैं, पाइवट टेबल है, डैशबोर्ड है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। WFM टूल्स, आइस IX और नाइस आस्पेक्ट, और CRM टूल्स, टिकटिंग टूल्स, सेल्स फोर्स, ज़ेनडेस्क, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वालिटी टूल्स, कॉल लिसनिंग प्लेटफॉर्म, इंटरनल सिस्टम डिपेंड्स ऑन योर BPO। जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, इंटरनल सिस्टम्स भी पता होनी चाहिए। और वीकली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डेली, जैसे कि हडल्स आप कंडक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, जो टीम लीडर होता है। अटेंडेंस आपको लगानी पड़ती है, रिपोर्ट्स, कोचिंग। और वीकली क्या होता है? वन ऑन वन सेशन आप ले सकते हैं, टीम मीटिंग आप ले सकते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज आप कर सकते हैं जो आपके टीम में एम्प्लॉयज हैं उनकी। और मंथली अप्रेजल, इंसेंटिव प्लानिंग और फीडबैक टू ऑप्स, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो रोड मैप है, रोड मैप आपको मैं बताऊंगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था उसकी इस पे, या जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी इस पे हम किस किस एरिया पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द टीम लीडर पोजीशन। तो इसमें देखिए, जैसे कि मैं जो आंसर दूंगा, आंसर ऐसे दे सकता हूँ। आई हैव 1.8 year of experience in BPO industry, starting as a customer support executive in Mexico. My core responsibilities was to assist the customer throughout their purchasing journey and resolve their queries across both pre-sales and post-sales stages. I worked on multiple services including detachable fibers, broadband, and technical troubleshooting. Due to my performance and communication skills, I was promoted internally as a senior executive with added responsibilities like mentoring new joiners, handling escalation. While I haven't officially held the team leader title yet, I have already taken the several TLs like responsibilities, and I am confident in my ability to lead a team effectively based on my performance, history, and people skills. ये ऐसे आंसर कर सकता हूँ इस क्वेश्चन का। और जब भी हम आंसर करते हैं, आंसर करने में देखिए, आपको ये भी बताना है कि आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है और आपकी कंपनी में क्या अचीवमेंट है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट एरिया है, इम्प्रूवमेंट एरिया में जैसे कि मैं ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत जम्बल्ड हो रहा था, सम पार्ट्स वर अनक्लियर और ग्रामेटिकली जम्बल्ड, and you should include the leadership indicators even if unofficial, like the mentoring the floor,
or support handling escalation. Mention the readiness for the TL role in more confident and structured way. तो ये सारी चीजें हैं। और हाउ डू यू हैंडल द अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंडर परफॉर्मिंग जो टीम मेंबर्स हैं आपकी टीम के, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो आप आंसर इस वे में कर सकते हैं, टू हैंडल अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स आई बिलीव इन a structured yet supportive approach. First, I would review their performance metrics and identify the specific areas where they are struggling, whether it's ASG, CSAT, adherence, or product knowledge. Then I would conduct one-on-one discussion to understand the underlying issues, personal skill related or motivational. Based on this, I had provide the tailored coaching and set short-term performance goals. I also believe in giving constructive feedback regularly and recognizing small improvements to boost their confidence and engagement. If needed, I will also coordinate with QA trainer for a refresher session. The idea to support the agent while ensuring accountability. तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, या आप अपने जो वे है अपने वे में आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी आंसर करेंगे ऐसे भी काफ़ी बेटर है। और जो इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि काफ़ी बारी जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उसकी इस पे वी आर द स्ट्रक्चर्स इज बिट बेसिक कुड बी मोर प्रोफेशनल। सो जो हमारे स्ट्रक्चर्ड हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन है उसे मोर प्रोफेशनल हम रख सकते हैं। And you didn't mention the root cause analysis coaching methods or the personalized support, which often expected to TL level. Use the virtue phrase like I work on that can be replaced with the specific actions. इसमें देखिए मैंने पहले जो आंसर्स अपने क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि मैंने बिना चेक किया क्रिएट कर रखे थे, तो उसके इम्प्रूवमेंट एरियाज यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जो ये मैंने अभी आपको आंसर बताया ये परफेक्ट है, इसमें आप सेम वे में आप बता सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सेम वे में आंसर कर सकते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ योर टीम मिसेस द डेली एसएलए टारगेट। तो डेली एसएलए टारगेट अगर आपकी जो टीम है टीम मिस कर रही है तो उसकी इस पे आप आ, कैसे हैंडल करते हो, क्या स्टेप्स लोगे। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ये परफेक्ट आंसर है। और जो मैंने यहाँ पे इम्प्रूव लिख रखा है, इससे पहले मैंने आंसर्स जो क्रिएट कर रखे थे तो उस चीज का इम्प्रूवमेंट है ये। हमारा जो है वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल क्रिएटेड आंसर है। If the team misses the daily SLA target, I would start by analyzing the key performance reports to identify the metrics that contribute to the miss, to be high AST, low CSAT, low adherence, or low absenteeism. And I would then conduct one-on-one session with the team members to understand the challenges they face during the shift, and this helps me identify if the issue is skill based, process based, or behavior. Based on this, I had implemented the corrective actions like the focused coaching, refresher training, or the workflow adjustment. I also make sure to conduct the quick sync ups at the end of the shift to track the performance trends and ensure the same issues don't repeat the next day. If required, I escalate to WFM QA support for the forecasting and quality calibration. तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो डेली एसएलए टारगेट मिस कर रहा है तो आप ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं। आप WFM से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्वालिटी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है,
Like, how do you motivate your team during the low performance period or when morale is down? तो आप कैसे एज अ टीम लीडर कैसे आंसर करेंगे, या इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर कर सकते हैं? लाइक हाउ, देखिए यहाँ पे जो आंसर है, आंसर मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, या एज द सेम वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. एज अ टीम लीडर, आई प्रिपेयर मल्टीपल रिपोर्ट्स डेली, वीकली, monthly to monitor, manage team performance. uh, on the basis on a daily basis, I track the agent performance, which including the metrics like AST, CSET, login, logout, and call count adherence. I use this to identify who's meeting targets and who needs coaching. Also maintain the shrinkage and attendance report, which helps me coordinate with WFM for the proper roster planning and escalate the absenteeism pattern if needed. Weekly, I prepare WBR, weekly business reviews, report with the performance trends teams, highlight low performance and improvement plans. This submitted to the ops and discussed in the performance review meetings. I rely on these uh, reports to not just track KPIs but to plan the coaching session, reward top up performers, and maintain transparency with both the team management. जो फाइनल मॉक इंटरव्यू है, फाइनल मॉक इंटरव्यू, you show the genuine intent to lead and help other improve. You aware of the metrics, ये सारी चीजें आप इन चीजों में ध्यान दे सकते हैं. और इसमें टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, talking about the performance management, talking about the motivation and morale, talking about the reports and metrics, talking about the tools. So, all the things you can mention while giving the interview. At the time of interview, if you will mention these things, on the basis of that, they will consider. Otherwise, if they will found someone better who is licking their ass, they will select that person. If you are preparing this, they will definitely select you. और इसमें जो pivot tables होती हैं, pivot tables क्या है? A pivot table is the tool in the Excel summarize large data set. It helps you group, filter and analyze data without using formulas. pivot table के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं. और जो वी लुकअप है, वी लुकअप भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप टीम लीडर बनेंगे तो ये सारे टूल्स का आपको यूज करना पड़ेगा. वी लुकअप रिसर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम of a range and returns a value in the same row from the another column. तो वी लुकअप कैसे यूज करना है ये आप देख सकते हैं. और मेन चीज आपसे जो पूछी जा सकती हैं, और व्हाट इज केपीआई, केपीआईज क्या होती हैं? केपीआईज इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. A KPI is a measurable value that shows how effectively an individual, team, or process is achieving the specific business objectives. Think of KPIs as a metrics that show how well you are doing. Examples of KPIs in BPOs. KPIs के एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. Agent AST, average handling time, what it measures, like the speed of handling calls. KPIs के अंदर आता है. Agent CSAT, customer satisfaction, it measures the quality of service. Agent FCR, first call resolution, issues solved on the first call. TL, Team AST, team wide handling efficiency.
or TL attrition, team stability, TL shrinkage, low cost productivity due to leaves और एक्सेट्रा। जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये चीजें देख सकते हैं। और टीम अधरेंस, और इफ द टीम इज फॉलोइंग द शेड्यूल्स आवर्स, और team is following the shift time or not, they are adhering their shift or not. So all the things come under the team adherence quality scores. What are the quality scores? Call, chat, emails, or the quality compliance characteristics of good KPIs. What are the good KPIs? Specific, like the uh, target one performance area, CSAT. Measurable is like has a number or percent achievable, realistic to your control, relevant to tied in the process business, time bound, measure daily, weekly, monthly, etc. KPIs बेसिकली एक मेजरेबल वैल्यूज है जो हमें शो करती है जो इंडिविजुअल या टीम या जो प्रोसेस है, प्रोसेस कितने इफेक्टिवली जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर रहे हैं। और केपीआईज के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, एएसटी, सीसेट, एफसीआर, ये और एट्रिशन, श्रिंकेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं केपीआई के अंदर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और केआरए क्या है? की रिजल्ट एरिया। केआरए इज core responsibility area or outcome expected from a role. It defines what you are expected to achieve, while the KPIs measure how well you achieve it। देखा? जो के आर ए होता है, कि ये रिजल्ट एरिया होते हैं, ये आउटकम एक्सपेक्ट करता है, लाइक हाउ वेल वी आर अचीविंग। KPIs is a measurable unit, but KRA is a core responsibility area or the key outcome expected from the role। जैसे कि जो ये रोल है, इससे हम ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर सी सेट हमें देगा, बेटर एएसटी रखेगा, और भी जो श्रिंकेज है, ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है, ये आ जाती हैं की रिजल्ट एरिया और की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के अंदर। और क्या रहे? एजेंट resolve the customer queries effectively, agent maintain a positive customer experience, drive team met performance goal, reduce absenteeism and attrition, coach and develop agent, ensure the compliance with the quality standards, ensure staffing matches forecasting। और KRA और KPIs के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, या व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गोल एरियाज, सो measure the performance KPI, basically the feature of KRA, key responsibility area or key result area. What is the responsibilities of goal area? Like goal area की क्या responsibilities है? KPI measure the performance, and KRA focus what to achieve, and KPI basically focus on how well we are achieving it. KRA is like improve the team performance. KPIs is like maintaining the CSAT, whether the employees are maintaining the CSAT of 90% or not. Or KRA format usually a statement, or it's a statement. Key result area, usually it's a statement format, if we talk on the basis of the format. And the KPIs comes under the like the numeric or the percentage base, like if you are calculating the CSAT, in that case we are expecting that like the employee which is working should maintain their CSAT above 90% or above 95%. It depends. So on the basis of that, we see the KPIs and KRAs. The real world example of for TL role.
KRA, key result area, improve the team productivity, enhance the customer satisfaction, reduce attrition in the team, develop the team members skill, and KPIs like it calculate the average calls per agent, AST, login adherence, CSAT, QA score, FCR, monthly attrition, attendance trends, and the trainings, conduct improvement, and QA improvement. So these all are the KPIs and the KRAs. सो ये सारी चीजें हैं केपीएस और केआरएस। अगर आपको ऑक्यूपेंसी के फॉर्मूले देखने हैं, ऑक्यूपेंसी के फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑक्यूपेंसी कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं। अगर आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू हो रहा है, तो बेसिकली ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी ऑक्यूपेंसी। लेकिन जो केआरए है, केपीआईज हैं, एट्रिशन है, श्रिंकेज है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और इनके जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए काफी है। आई गेस ये जो वीडियो है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है अभी। तो अभी जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज के रिलेटेड मैं एक, अभी तो मैंने आपको सारी चीजें गाइड करी कि ये कैसे कैसे होता है। अगर सिर्फ फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज चाहिए तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेज दिखाऊंगा कि जो सारे फॉर्मूलेज हैं अभी। जैसे कि मैंने प्रॉपर श्रिंकेज के बारे में गाइड किया, श्रिंकेज बताया, श्रिंकेज क्या होता है, फॉर्मूला भी बताया। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में मे बी अगर वीडियो बनाते हैं तो उस केस पे मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेज बताऊंगा। ये चीजें नहीं बताऊंगा कि श्रिंकेज क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है, कि एपीआईज क्या होती हैं, केआरएस क्या होती हैं। ये चीजें नहीं बताऊंगा। तो अभी के लिए काफी है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।